हेलो बच्चों, आज जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आपका 4 मार्च को पेपर है ना बेटा। आप लोग इतना जरूर कर लें, 50 क्वेश्चंस हैं। फिर भी किसी बच्चे को अगर ये 50 क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके एक बार सिर्फ कमेंट कर दें कि सर ये 50 क्वेश्चंस आप समझा दो, तो मैं 50 क्वेश्चन समझाने के लिए भी पूरा अच्छी तरीके से तैयार हूँ। ठीक है बच्चा, अब आप ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। ये अभी मैं लगभग 50 क्वेश्चंस दूंगा। इसके अंदर आपके डिफरेंसेस, इसके अंदर डेरिवेशंस, इसके अंदर न्यूमेरिकल, सारी चीज इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद 1 मार्च को इसमें से भी 20 या 25 क्वेश्चंस में निकाल के लाऊंगा कि बेटा अब इतना पढ़ ले तो 4 मार्च को तो आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो मैंने कल नोटिफाई किया था। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर किसी भी चैप्टर्स के अंदर, है ना, तो किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस के रूप में आंसर्स को याद करेंगे, तो अगर उससे रिलेटेड हमारी थ्योरी आएगी तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल बिना किसी देरी के, आ जाओ बच्चा, फोड़ना है अपने को 4 मार्च का पेपर को। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप का डिफरेंस। व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, या हाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म, हाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ये डिफरेंस याद कर लेंगे, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट लाइन आएगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड बाय द, है ना, या एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय द, वो उसका आंसर हो जाएगा उन क्वेश्चंस का जिसमें रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भैया हाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म। ठीक है, अब आपको यहां पर डिफरेंस हो गया। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। सेकंड क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस बार बार पूछा गया है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया राइट या गिव वन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप सिंपली बोल दोगे जर्मेनियम और सिलिकॉन आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, डोपिंग करते हैं, जिसकी मदद से हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। ये लेक्चर में मैं थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये आपका लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस के दो जो क्वेश्चंस हैं। थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, नंबर थ्री में आता है रेजिस्टेंस एंड, बोलो बच्चा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो दैट इज माय रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव बनता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इस पे डिपेंड करता है। ये जो मेरे वीडियो है ये बेसिकली एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट जिनके 4 मार्च को पेपर है उनके लिए। ठीक है, एक बात ध्यान से रखें, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिफरेंस के बाद हमारे पास नंबर 4 आता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ यानी कि दोनों की यूनिट हम क्या लेके चलते हैं, वोल्ट ही लेके चलते हैं। ठीक है, ईएमएफ किसी सोर्स के बारे में बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के बारे में बात होती है। ये सारी चीजें आप डिफरेंस में इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 5th क्वेश्चन है मेरा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नंबर 5th क्वेश्चन है हमारा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने वाला, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डिक्रीज करना। इसमें नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो किसका ग्रेटर देन 1 रहता है, किसका लेस देन 1 रहता है। ये सारी चीजें आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो मैं डिफरेंस के फॉर्म में, इसलिए इंपॉर्टेंट सारे डिफरेंस है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए।
ठीक है। अब उसके बाद नंबर 6 है हमारा सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे के सारे अभी हम किसकी बात हो रही है, डिफरेंसेस। अब सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक ही कॉइल इस्तेमाल होती है, म्यूचुअल कंडक्टेंस मतलब दो कॉइल इस्तेमाल होती है। अगर पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, जो हम हेनरी लेके चलते हैं, इस पे से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है। तो दोनों की यूनिट की अगर बात करो, दोनों की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। सेल्फ इंडक्टेंस की भी हेनरी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी हेनरी होती है। अब इसके बाद हमारा डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डाई पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। एक डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में कंपैरिजन बार बार पूछा, एक दो बार पूछा तो नहीं गया, एक दो बार पूछा गया, तो हम फिर भी पढ़ लेंगे कि डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है। अगर 2 नंबर में इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो हम इजीली बता सकें। हम डिफरेंस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इजीली हो जाए, ठीक है। इनके रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, यूनिट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, इनके डेफिनेशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चा। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन 9 है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपका वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट है ना। अब आपने अगर फिजिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर्स कहां से, मतलब ये टॉपिक्स कौन से चैप्टर से रिलेट करते हैं। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हमारे 9 डिफरेंसेस हो गए। अब नंबर 10 डिफरेंस है जो हमारा, वो है हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल पूछ लेगा कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन विद एग्जांपल, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन विद एग्जांपल। तब आप डिफरेंस जब पढ़ के जाएंगे तो आप डिफरेंस का न्यूक्लियर फ्यूजन का इधर वाला उठा के लिख देंगे, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का उस साइड वाला उठा के लिख देंगे। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, किसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के डिफरेंस से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इसमें बम्बार्डिंग किसकी होगी, ये सारी चीजें आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के डिफरेंस से आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, दैट इज रिफ्लेक्टिंग दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा वो कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कौन सा बच्चा, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा बनता है वो बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच के अंदर डिफरेंस। ये जो आपको मैंने यहाँ पर 12 डिफरेंसेस लिखवाए हैं, हमारी आउट ऑफ 50 12 सर 12 खत्म हो गए। हाँ ठीक है बच्चे, 12 खत्म हो गए, कोई बात नहीं। अब अपने पास मैक्सिमम है ना, 12 खत्म होने के बाद भी हमारे पास 38 क्वेश्चंस और बचते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में डिफरेंस के फॉर्म में तो पूछेगा ही, साथ में इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए कि भैया सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बता दो, तो वहां पर लिखा मिलेगा डिफरेंस में।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बता दो तो वहां पर डिफरेंस में लिखा हुआ मिलेगा। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आप डिफरेंस लिख सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसमें हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल सीधा सिंपल पूछता है कि भैया इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। और उसके बाद जब हम ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 डिफरेंसेस हैं जो आपके पूरे फिजिक्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, एक बार इसको स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप आराम से इसको उतार सकते हैं। पहला डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, थर्ड वन इज रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फोर्थ वन इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फिफ्थ वन इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, डाई पैरा फेरा हो गया, एसी और डीसी हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये बेसिकली हमारे 12 डिफरेंसेस हैं जो आपको सबसे पहले थ्योरी अगर बच्चा पसंद करता है तो आप सिंपल सी थ्योरीज इनसे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। ये आपको करना ही है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डिफरेंसेस में पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीजें। ये हमारा क्वेश्चंस कितने हो गए, 12 क्वेश्चंस हो गए बच्चा। अब हम आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मैंने क्या बता दिया आपको, डिफरेंस बता दिया। 12 डिफरेंस है हमारे, हम आसानी से 12 डिफरेंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन 12 डिफरेंस को करने के लिए हमारे पास अगर 12 दिन है, क्या आप गिन सकते हैं कितने दिन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसकी मैं पूरी स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा। ये 50 क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप इन 50 क्वेश्चनों को विद इन 1 वीक आराम से कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस भी आराम से करें ना तो आप डेली 7 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से घोट सकते हैं, ठीक है। आज सर हमें तो इसके बीच में इंग्लिश भी पढ़ना है, इसके बीच में हिंदी भी पढ़ना है, इसलिए मैंने 7 दिन कहे और आज हमारे पास 17 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अभी 17 तारीख जो हो चुकी है, ठीक है। अभी 17 तारीख से लेके जो हमारे पास 10 दिन, 11 दिन 28 फरवरी तक बचेंगे और उसके बाद 2 से 3 दिन बचेंगे, तो मैक्सिमम 14 दिन बचे। तो मैं तो आपको डेली 2 आवर्स की स्टडी से आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बच्चा बिगड़ा है ना, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, देखेंगे ध्यान से। अब हमारे पास बात आती है डर लगने वाली, जिसको अपन कहते हैं डेरिवेशन। 12 थ्योरीज की बात कर ली अपन ने, ठीक है, 12 पूरे डिफरेंसेस की बात कर ली। अब हमारे पास जो 13 नंबर का LCR सर्किट, LCR सर्किट कर लिया जिसने, वो आसानी से LC सर्किट आराम से कर सकता है, ठीक है। आपको करना ही है LCR सर्किट, लेकिन एग्जाम में कभी LC सर्किट भी आए तो आप इजीली LCR सर्किट के फॉर्म में की मदद से हम LC सर्किट को इजीली कर सकते हैं। सर इसके ये आपने लिख दिया, इसमें करना क्या क्या है, इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इसके अंदर सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, इसके अंदर रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकल के आता है, इसके अंदर इंपीडेंस कैसे निकल के आता है, ये सारी चीजें आपको इस LCR सर्किट के अंदर करना है, क्योंकि ये बड़े डेरिवेशन है जो 4 मार्क्स में आएगा। ये आएगा कितने मार्क्स में आएगा, 4 मार्क्स में आएगा। लेकिन अगर इसका कुछ एक पार्ट दे दे कि भैया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बताओ इन LCR सर्किट, 2 नंबर या 3 नंबर में दे, तो उतना ही पार्ट करना है। या बोल दे कि भाई फेजर डायग्राम बना दो LCR सर्किट का, ठीक है, तो आप आसानी से पहले LCR सर्किट को समझेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर 14 जो हमारे पास है वो टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हम ट्रांसफार्मर रेशियो निकाल के आएंगे, जो उसका प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, और साथ में इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें हम इसका एनर्जी लॉसेस की बात भी करेंगे और साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल टॉपिक है ट्रांसफार्मर। सर अभी पहले भी तो अपन ने पढ़ा, आपको बेटा स्टेप अप स्टेप डाउन पे ट्रांसफार्मर का डिफरेंस पूछ लिया था एक बार,
उसके बाद ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है, दो बनेंगे, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, लेमिनेटेड कोर क्या होती है, सारी चीजें अपन इस ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन जो मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर दो लेंस जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है तो उनके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, या सिंपली 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये दोनों चीज में से या तो सीधा बोल देगा भैया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या तो ये बोलेगा f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, या तो ये बोलेगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस f2। ये सिंपल सा डेरिवेशंस है, आप कर लेंगे, ये हमारा लाइट वाले चैप्टर के अंदर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा आता है वो आता है लेंस मेकर फार्मूला। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे होगी कि भैया व्हाट इज लेंस, व्हाट इज लेंस, डिराइव या एक्सप्रेशन फॉर द लेंस मेकर फार्मूला। अगर लेंस मेकर फार्मूला ना लिख के आए, फॉर अ लेंस को सिंपल पूछ लेगा 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 और ये ब्रैकेट में, यही आपका कौन सा फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला। सर पहला एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, 16 नंबर का यही आपका कौन सा है, लेंस मेकर फार्मूला। इस लेंस फार्मूले से आप लेंस इक्वेशन 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u भी प्रूफ करने के लिए बोले, कंफ्यूज मत होना। लेंस मेकर फार्मूला ये वाला है, ये बॉक्स, इससे आप आसानी से ये वाली चीज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, दो स्टेप आगे बढ़ा करके लेंस मेकर फार्मूले से ही आप लेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u है ना। लेंस मेकर फार्मूला बोले तो पूरा यही प्रूफ करना है, उसी में से एक स्टेप आती है जहां पर आप आसानी से 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u पुट अप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है बच्चा, वो है म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। क्या है बच्चा, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने इस चीज को देखा होगा, वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो गई हमारे पास, आसानी से हम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 बन के आता है वो है डेरिवेशन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास क्या बनता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या बनेगा बच्चा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, हमारे पास हमने ये चीज देख ली कि सर सर्किट में पहले सर्किट हमने पढ़ा एलसी सर्किट, अगर आप आसानी से कर सकते हो तो एलसी सर्किट भी एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकते हो। ट्रांसफार्मर रेशियो, एनर्जी लॉस, कंस्ट्रक्शंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस में ये फार्मूला या ये फार्मूला आपको देखने को लिख दिया भैया, डायगोनल एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, या फॉर टू लेंस प्रूफ f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, या 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। तीनों एक ही चीज है। लेंस मेकर फार्मूला ये होता है बच्चा 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू की जगह पर n भी लिख सकता है, n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये लेंस इक्वेशन होती है, आप इसकी मदद से आप ये लेंस इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल बाई 2 साइन a बाई 2। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म का क्वेश्चन है। ये 100% इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ये 100% एग्जाम में पूरे क्वेश्चन चांसेस हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 13 14 15 16 17 और 18, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ये 18 क्वेश्चन हो चुके हैं डेरिवेशंस के। अब इसके बाद आप इसको उतार सकते हैं 2 मिनट
मिनट, वीडियो को पॉज करें, इसको उतारें अपनी कॉपी में और आज से स्टार्टिंग से भिड़ जाएं कि हमें 4 मार्च को किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, हम खुद इतने स्ट्रांग हो जाए कि हम आसानी से हर क्वेश्चन से आपको आसानी से वहां देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 होने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल ई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, दैट इज द ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। जो फॉर्मूला निकल के आता है, कैपिटल आर इक्वल्स टू आर ई अपॉन वी माइनस 1। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बैटरी का ईएमएफ, ठीक है, ये हमारा E अपॉन में V माइनस 1। यहां से रिलेशन बिटवीन E R, R ऐसा बोल देगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल देगा कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ईएमएफ E, पोटेंशियल डिफरेंस V, इनके बीच का इस पे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनता है। ये फॉर्मूला है कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। पहले तो इसका सर्किट डायग्राम पूछ लेगा, या इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये किसकी मदद से बनता है, किरचॉफ के वोल्टेज या किरचॉफ के करंट लॉ, जो किरचॉफ के 2 लॉज दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको व्हीट-स्टोन ब्रिज को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आता है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 टाइप के क्वेश्चन है बच्चा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितने क्वेश्चन है, 2। पहला जिसमें सिंपल इक्वल टू C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A by D, एक ये डेरिवेशन आता है। फिर इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और साथ में ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड हाउ। ये क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड हाउ। तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी मैं उस चीज को नेगलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि हमको टॉप 50 क्वेश्चंस निकालने। तो ये क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A by D या एप्सिलॉन 0 A by D, ये डेरिवेशन निकल के आता है। और ऑन व्हाट फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स एंड हाउ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है वो है कि भैया स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर दैट इज C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। प्रूफ फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज़ 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज द कांस्टेंट वैल्यू। आप ये डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A by D। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R निकाल के लेके आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आ जाती है गॉस थ्योरम, इसका प्रूफ। आगे बढ़ में या प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 24 कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब हमको क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 33 में स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 24 में कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये हमारे 24 क्वेश्चंस आसानी से हो गए। उसके बाद 25 है कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है और उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में
या एक्सियल या एंगल पोजीशन में अगर मैं दो क्वेश्चंस को अगर मैं दो क्वेश्चन के डिवाइड करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल या एंगल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल और एंगल पोजीशन पे क्या निकालना आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आता है। अब यहां पर इक्विटोरियल क्या पूछता है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पे अगेन आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल एंगल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्विटोरियल पोजीशन किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। आपको क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज कैपेसिटेंस या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड एंड हाउ, ऐसा क्वेश्चन बच्चा बनेगा। अब आप देखेंगे इधर ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल एंगल पोजीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विटोरियल पोजीशन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 26 तक आसानी से हो चुके हैं। अब इसके बाद गॉस थ्योरम भी मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बता दिया, गॉस थ्योरम भी बता दिया, लेंस में का फार्मूला भी बोल दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए आप। चलिए ये आपके 26 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लगभग 24 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो इन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ये डेरिवेशंस का आपको अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप अगर कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इनका सॉल्यूशन के साथ में आपके पास अवेलेबल हो जाऊंगा, मैं एक वीडियो उसकी बनाऊंगा। बच्चा अभी इतना समय नहीं है, ठीक है, आप लोग पूरी किताब पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी चीजें आपको मेनली पढ़ना है। डिफरेंसेस को आप चाहे तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो एक दिन में 12 डिफरेंस आसानी से कर सकता है, उसके बाद दो दो करके 2-2 या 3-3 करके डिफरेंस या डेरिवेशंस को आप आसानी से करें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल एंगल पोजीशन या इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्जेक्टिव यहां से क्या क्या बनते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस कंडीशन पूछ लेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या बनती है कि भाई Ig = 0, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0, दैट मींस द नल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पूछ लेगा, ये स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर इस पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है 9 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है तो रेडियस की वैल्यू 9 किलोमीटर है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। गॉस थ्योरम पे सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि भैया यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। कूलम्ब्स लॉ में F किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, इस पे किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इंक्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में P = 2qL लेते हैं अपन, इसमें अपन कूलम्ब × मीटर लिखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद इक्विटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन बनके आएंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी का भला हो जाए कि भैया इतना पढ़ ले, एमपी बोर्ड में इतनी चीजें करने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम पूरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, है ना। इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, सिंपल माइक्रो स्कोप। हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, माइक्रो स्कोप आ जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद यहां पर हम सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए ले रहा हूं कि कभी कभी वो उस लेंस इक्वेशन के साथ में अगर कोई 4 आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेलीस्टेट टेलीस्कोप है, उतना मत करो आप, एटलीस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप कर दो तो एग्जाम में सिंपल माइक्रोस्कोप के ज्यादा चांसेस है। नहीं तो लेंस मेकर फार्मूला, लेंस इक्वेशन ये आपके लिए ऑलरेडी मैंने करवा चुकी है।
यहाँ पर हम हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन के ऊपर हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे, ठीक है, F इक्वल टू, है ना, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन या मैग्निफिकेशन एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैग्नीफाइंग पावर का ही फॉर्मूला निकालना रहता है सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, दैट इज P एवरेज इक्वल टू V रमेश नहीं RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इनटू IRMS इनटू cos phi। ये डेरिवेशन कहां पे मिलेगा सर? ये अपना AC और DC वाले चैप्टर के अंदर, ऐसे सर्किट वाले चैप्टर के अंदर ये आसानी से मिल जाएगा। पावर एवरेज इक्वल टू VRMS इनटू IRMS, है ना, एंड इनटू cos phi। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, इसमें हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक ही क्वेश्चन करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आसानी से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आसानी से पूछ सकता है, ठीक है, एक बार पूछा गया है तो हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इतने डेरिवेशन आपको कम से कम करना है बच्चा, ठीक है। अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जो हमारे पास 22 चीज बची है। अब हम बात करते हैं सिंपल थ्योरी, जहां से हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो सिंपल पूछेगा, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना, फुल वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का ग्राफ बनाना है छोटा सा जो बनता है, और उसके बाद हमारे पास इसको पूरा थ्योरिटिकल समझाना है। उसके बाद 30 क्वेश्चन है। फुल वेव है अगर तो सर हाफ वेव भी आएगा, ओके बेटा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, सर फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फिर ये बनता किससे है? पीएन जंक्शन डायोड से। तो पीएन जंक्शन डायोड का, ये पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। हम इस पैटर्न में तैयारी करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल चैप्टर से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। बच्चे क्या करते हैं सर, 50 क्वेश्चन तैयार नहीं करते, एक काम करता शुरू के 2 कर लेता हूं, 4 कर लेता हूं, 5 कर लेता हूं, उसका उसमें भी काम हो जाएगा, नसीब होना चाहिए। एटलीस्ट 50 के बाद में 25 क्वेश्चन उस टाइप से बना के लेके आऊंगा, ठीक है। इसलिए सब में खिचड़ी बना रहा हूं ताकि हर चैप्टर से क्वेश्चंस निकल के आ जाए और हम बच्चा हमारा सारे क्वेश्चंस को कर ले। सारे क्वेश्चन नहीं भी करेगा तो 50 में 20-25 क्वेश्चन भी कर लेगा, तो वेरिएबल मिक्स है ना क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो पीएन जंक्शन डायोड एज अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। उसके बाद 32 कैपेसिटेंस एंड factors affecting it। क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटेंस ए कैपेसिटी एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट अफेक्ट्स, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के दोनों लॉ समझाना है अपने को। अगर आपके क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि किरचॉफ लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पर एक लॉ नहीं करके आना है कि सर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम पहला वाला लॉ करके आ जाए। दोनों लॉ आपको करके आना है। किरचॉफ लॉ, उसके 2 लॉ है, आराम से इजीली आप कर सकते हैं। ये हमारे 32 क्वेश्चंस, ठीक है, सॉरी 33 क्वेश्चंस ये हो गए। किरचॉफ लॉ की बात हो गई हमारे पास। अब आता है हमारे पास मेन चीजें, अब जो मैं लेके सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें हमारे 33 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास
आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हम छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अभी सिर्फ क्वेश्चंस डिलीवर कर रहे हैं, है ना। इनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं आसानी से, मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए और आप अच्छे तरीके से काम से आराम से हमारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब हमारा पास अगला जो क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है, वो है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 जो है हमारे पास वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें म्यू इक्वल टू 1/sin IC। ये प्रूफ करना है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके क्वेश्चंस करना है कि क्रिटिकल एंगल का 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाएगा। इसमें आपको क्रिटिकल एंगल को जरूर डिफाइन करना है। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल क्या है वो भी लिखना है, म्यू इक्वल टू 1/sin IC प्रूव करना है, पूरा क्वेश्चन, इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या क्या होता है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस हैं। अब इसके बाद हमारे पास 36 की बात करूं तो हमारे पास है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसकी लिमिटेशन, उसका ग्राफ, ठीक है। ये सारी चीजें आप आसानी से करना है। 37 में है हमारा करंट डेंसिटी क्या होती है, या J इक्वल्स टू NEVD। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ का जो टॉपिक है करंट डेंसिटी फिर क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, J इक्वल टू NEVD या I इक्वल टू NEAVD, यही फॉर्म है। इसका डेरिवेशन करना है, J इक्वल टू NEVD और I इक्वल टू NEAVD। उसके बाद अब हम 38, हमारा टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लॉस, ठीक है, और साथ में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिर्फ आपको ये रिमेंबर करना है, लिखना है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी मास रिलेशन क्या है, E इक्वल टू mc²। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बकायदा बना रखी है आइंस्टाइन ने, वो क्या है, इस पे ऑब्जेक्टिव में बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाता है। वो आइंस्टाइन का नाम देखता है और वो E इक्वल टू mc² लिख देता है, बिकॉज एनर्जी और मास का रिलेशन है वो। ये हमारे 38 हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लॉस। उसके बाद 39 डी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होता है, और लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv। उसके बाद हमारे पास आता है 40 नंबर का क्वेश्चन, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इसकी शॉर्टकमिंग। बोहर एटॉमिक मॉडल और उसकी शॉर्टकमिंग को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है और उसकी शॉर्टकमिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 41, आइसोटॉप, ठीक है, एंड आइसोबार, इनकी डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल, आइसोटॉप और आइसोबार विथ
एग्जाम्पल, इनके एक एक एग्जाम्पल आपको इजीली याद करना है। क्या आइसोटॉप कैसे, क्या हाइड्रोजन के क्या है ना, ये हीलियम के क्या है, जो भी आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल आपको इजीली करना है। ये हमारे 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 क्वेश्चन आसानी से हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें 1 मिनट के लिए, ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से, आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आप क्रिटिकल एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ, इसका लिमिटेशन क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, करंट डेंसिटी एंड डायरेक्ट वेलोसिटी क्या होती है, J इक्वल टू NeVd, ये डेरिवेशन है छोटा सा, I इक्वल टू NeAVd, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके लॉस क्या होते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको इक्वेशन याद करना है। डी ब्रोगली वेव, उसकी प्रॉपर्टीज, और लैम्डा इक्वल टू h/mv, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या होती है, आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, विद एग्जांपल। ये 41 चीजें आप लोगों की हो चुकी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक वर्क एंड वर्क फंक्शन, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है। उसके बाद 43 डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिफाइन, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल और में क्वेश्चन पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्वेश्चन और में पूछेगा। ये दोनों साथ में पूछ सकता है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करें, या इसके भी और में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्क फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद हमारे पास 44, ठीक है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है कि भैया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ऑब्जेक्टिव बार बार बनता है, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन के ऊपर बीच में रिलेशन phi इक्वल टू h न्यू नॉट, न्यू बेसिकली न्यू क्या है, बेसिकली न्यू नॉट क्या है, तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे, एन एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल produces electromagnetic wave, these waves are transverse in nature, और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, जिसमें अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सभी का यूजेस करना है, और साथ में क्या करना है कि भैया इनकी डिस्कवरी किसने करी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स है, कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव क्या रहेगी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वेव क्या रहेगी, उसका नाम लिख दो, उस पे यूजेस लिख दो, उसको किसने डिस्कवरी करी थी वो लिख दो। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपका मैथ्स 2 कॉलम में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम का जो कंपोनेंट्स है, जैसे रेडियो वेव, अल्फा, बीटा, उसके बाद हमारे पास गामा रेस जो रहती है, या हमारे पास इंफ्रारेड रेस है, कौन सी वेव्स को हीट वेव्स कहा जाता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में उसके यूजेस, उसकी डिस्कवरी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और उसके यूजेस और उनके यूजेस और उसकी डिस्कवरी किसने करी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ a galvanometer
is converted into ammeter and वोल्टमीटर। इसमें जैसे ही अब हम बात कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पर एक डिवाइस जिसको बोलते हैं शंट, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया व्हाट इज डिफाइंड शंट, कि भैया गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को डिफाइन करें आप। शंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, बायोट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैंने पिछले बार पहले इसमें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान समझें कि इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है और साथ में इसको एक्सप्रेशन को प्रूव करने के बाद यूनिट करंट, या जिसको बोलूंगा मैं 1 एम्पेयर, यूनिट करंट है जिसको मैं क्या बोलूंगा मैं 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है, ठीक है। हम सिस्टमैटिक सारी चीजों को रिवाइज कर रहा हूं, इसमें मल्टीपल, जैसे अभी फॉर एग्जांपल थ्रस्टर फ्रीक्वेंसी घुसेड़ दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घुसेड़ दिया, फिर गैल्वेनोमीटर वाला क्वेश्चन आ गया, फिर बायोट वाला क्वेश्चन आ गया, तो हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, उनको स्टडी करा है, उनमें बार-बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो सारे क्वेश्चन करना है बायोट लॉ इन वेक्टर फॉर्म और यूनिट करंट, आसानी से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइसोटोप, आइसोबार भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस भी बता दिया, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज बता दिया, पी एवरेज इक्वल टू वी रमेश आई रमेश एंड cos 5। अब क्वेश्चन नंबर 48, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है एंड essential condition of interference। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं एंड essential condition of interference। क्वेश्चन नंबर 49, वेव फ्रंट क्या होता है एंड हाइगन्स प्रिंसिपल of secondary wavelengths। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स, वेव फ्रंट को डिफाइन करिए और साथ में हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, उनकी एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, या एसेंशियल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होती है। 4 कंडीशंस पूछ लेगा। वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स क्या होता है। इसके बाद हमारे पास 49 क्वेश्चन तो सर आपके हो गए, अब एक क्वेश्चन बचा है। तो अब एक क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक दरखास्त करना चाह रहा हूं कि भैया हमारे 49 क्वेश्चंस में हम पूरी की पूरी 49 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, थ्योरी करा, डिफरेंस करा, डेरिवेशन करा, ऑब्जेक्टिव जब आप इनको पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इनटू मीटर, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ोगे तो उनकी यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी हो जाएगी, एवरेज पावर क्या होता है, पावर की यूनिट क्या होती है सर, वाट होती है। तो यूनिट पे बेसिकली ध्यान दें, जो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अगर वो कोई सी क्वांटिटी है तो उनकी यूनिट को जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 49 के बाद अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसे दे दूं कि भैया हम क्या करते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको मैंने क्या करा, डिफाइन करके कर दिया। वो अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। आराम से आप इसको नोट डाउन साथ में करते जाएं, वीडियो को पॉज करें, उसको नोट डाउन करें। अब 50 क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा कॉन्जुगेट फोकस, तीसरा मास डिफेक्ट। सर ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स के हाँ हैं,
करंट डेंसिटी सर आपने 50 चैप्टर में पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मुझे ऐसा लगता है कि भैया एक टॉपिक छोटा सा बच रहा है जिसको मैं बोलूंगा लॉरेंस फोर्स। छोटा सा टॉपिक है ना, डेरिवेशंस उतने ही करना है सर, 50 क्वेश्चंस है, एटलीस्ट आप इतनी चीजें कर लें। हमारा पेपर के पैटर्न में मुझे पता है 4 नंबर के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस में बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इतने 50 क्वेश्चन करने के बाद जब आप इतनी देर मुझे ऐसे सुना है तो मैं आपको निराश नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 50 क्वेश्चन को आप विदिन अगर चाहे मन में ठान लें तो 3 दिन में कर सकते हैं। डिफरेंसेस पूरी थ्योरी है, हर आसानी से कई बच्चों ने सारे क्वेश्चंस करे भी होंगे, उनको समझाए गए होंगे, बार बार बताए गए होंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी क्वेश्चन को एक पेज पे उतारना है, एक दीवार में चिपका देना, ये ठक 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 ठक, हम 12 क्वेश्चन 12 डिफरेंस याद कर लेंगे, 12 क्वेश्चंस को लिख लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, इसके बाद आपको क्या करना है मैं ध्यान से सुन लीजिए, न्यूमेरिकल्स। इन 50 क्वेश्चन में पूरी थ्योरी की बात की गई, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं की गई। एक वीडियो और मेरा आएगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर, एक वीडियो और मेरा आएगा, एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाऊंगा जिससे आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस चैनल पे आप लोग आए, मुझे इतनी देर सुना, आपने इन 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करी। कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें बचा क्या है, बहुत सारी चीजें बची है बच्चा फिजिक्स के अंदर पूछने के लिए। मैंने तो आपको 50 क्वेश्चंस निकाल के स्पेशल छाट दिए हैं जो 5 साल के क्वेश्चन पेपरों में बार बार आ रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में, दूसरे स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं अब हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में मिलेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्च को आना, 50 भी नहीं होंगे तो अपन सिर्फ मान लो 25 से 20 से 25 क्वेश्चन देंगे सर, मैं 25 को, वो भी इन्हीं में से रहेंगे, कोई अलग से नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान से इस चैनल को बार बार अपना सब्सक्रिप्शन में डाल दें, हर सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैथ्स के दूंगा, केमिस्ट्री के दूंगा, बायोलॉजी के दूंगा, ठीक है ना, बायोलॉजी के भी दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, ठीक है बच्चा। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा काम करेगा, इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव की। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।